जब हम डिफ़ाइन करते हैं कोल्ड वार को, तो ये वो वार होती है जिसमें जो एनिमीज़ होते हैं या मुखालिफ होते हैं वो फ़िज़िकली आपस में नहीं लड़ते, बल्कि ये मुख्तलिफ़ महाज पे मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के ज़रिए एक दूसरे के साथ अपनी मुखालफत का इजहार करते हैं। दुनिया के नक्शे पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जो 1945 से लेकर 1991 तक का दौर है, इसको हम लोग कोल्ड वार इरा कहते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, दो ब्लॉक्स बन गए, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। अब सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि दुनिया पर डोमिनेशन का एक मसला था। अमेरिका एक तरफ अपनी कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ रशिया कोशिश कर रहा था। कोल्ड वार को अगर हम लोग आइडियालॉजिकली बात करें तो आइडियालॉजी के लिहाज से ये वार दो आइडियालॉजीज़ के दरमियान थी, एक तरफ कम्युनिज़म और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म। रशिया और चाइना कम्युनिज़म की हिमायत में थे और अमेरिका और इसके जो अलाइज़ हैं वो सारे कैपिटलिज़म की। और जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ईस्टर्न फ्रंट था वहाँ पे कम्युनिस्ट रशिया और चाइना की डोमिनेशन थी और वेस्टर्न फ्रंट पे यूएसए की डोमिनेशन थी। अब इस वार का अगर बाकायदा तौर पर हम आगाज़ देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते कि 1949 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने नेटो फोर्सेस का क़याम किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने वेस्ट के कई ममालिक को शामिल किया ताकि दुनिया के अंदर बढ़ते हुए कम्युनिज़म को किस तरह क्रश किया जा सके। ये फर्स्ट इंसिडेंट आप कह सकते हैं, फर्स्ट आप फेज़ कह सकते हैं जब कोल्ड वार इरा शुरू हो रहा है। ठीक एक साल बाद 1950 के अंदर कोरियन वार स्टार्ट होती है। अब कोरियन वार 1950 से 1953 तक, ये 3 साल तक लड़ी गई। इसमें फिर वही सूरत हाल बनी, दो कुव्वतें थी, एक तरफ कोरिया में साउथ कोरिया और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ को ईस्टर्न फोर्सेस सपोर्ट कर रही थी, रशिया और चाइना, और साउथ को अमेरिका और इसके एलाइज। इसमें जो रिज़ल्ट निकला वहाँ पर रशिया नहीं कहेंगे, यूएसएसआर कहेंगे क्योंकि उस वक्त रशिया नहीं था। यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर ने वहाँ पर जो हुकूमत कायम की नॉर्थ कोरिया के अंदर, उस पे जो हुक्मरान थे वो तकरीबन 50 साल तक वहाँ पर, क्योंकि मुकम्मल डिक्टेटरशिप का वहाँ पे दौर है। उसके बाद 1955 के अंदर तीसरा इंसिडेंट, अगर हम तरतीब से देखते जाएं तो 1949 में नेटो का क़याम हो रहा है, 1950 में कोरियन वार शुरू हो रही है, 53 में ख़त्म हो रही है। 1955 में ईस्टर्न जो कुव्वतें हैं उन्होंने अपना एक इत्तेहाद बनाया जिसको वार्सा पैक्ट या पीस ट्रीटी भी कहते हैं। इसमें ईस्टर्न फोर्सेस, ईस्टर्न कंट्रीज़ या ऐसे कहें कि प्रो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ इसमें शामिल थी। अब इसी दौरान जो है वियतनाम की लड़ाई शुरू हो जाती है। वियतनाम की लड़ाई तकरीबन 21 साल तक जारी रही, 1955 से लेकर 1975 तक। इसमें दोबारा फिर अमेरिका कूद पड़ा और यहाँ पर जो साउथ वियतनाम है उसकी हिमायत में अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन वो फंसता गया और बिल आखिर 20-21 साल बाद अमेरिका को ज़िल्लत और रुसवाई के साथ इस जंग से बाहर आना पड़ गया। 1956 में तकरीबन अक्टूबर का महीना, 1956 अक्टूबर में सुएज़ कैनाल का इशू शुरू हो गया। अब सुएज़ कैनाल जो है ये मिस्र के अंदर है। 1936 के एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी जो के तहत इस नहर पर ईस्ट इंडिया कंपनी या समझ लें कि ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो इस पर काबिज थी, जो इसकी देखभाल कर रही थी। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो उस वक्त के मिस्र के सरबराह थे, उन्होंने वार्न किया कि आप इस इलाके को छोड़ दें।
इस नहर को छोड़ दें। उनके इनकार के बाद यहाँ पर एक झड़पें शुरू हो गई और इन झड़पों के नतीजे में हतमी ये हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर या मिस्र की फ़ौज ने जो नहर के अंदर बरतानवी और फ्रांसीसी जहाज़ थे उन पर हमला कर दिया और उनको तबाह कर दिया। इसी दौरान अमेरिका साइलेंट रहा, अमेरिका ने ज़्यादा मुदाखलत नहीं की, लेकिन रशिया ने इसमें इस तरह मुदाखलत की कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था मिस्र और बरतानिया के दरमियान, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान कि यहाँ पर वो एक डैम तामीर करेंगे इस नहर पे, जिसका नाम था स्वान, SWAN, स्वान डैम। चूँकि जंग हो गई, इसके बाद वो अपने इस एग्रीमेंट से पीछे हट गए। तो अब 1961 में USSR ने इसमें मुदाखलत करते हुए USSR आया और उसने मिस्र के साथ तावन किया और इस डैम को कंप्लीट किया। क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पर जारी थी USA और USSR के दरमियान। जहाँ पर भी जिसको मौका मिलता था, जिस कुव्वत को मौका मिलता था, वो उस पर डोमिनेशन की कोशिश करती थी। USA ने यहाँ पर दो जो सीटो और सेंटो ट्रीटी हैं, इसका मकसद भी यही था 1955 और 1956 में, जिसमें एक ट्रीटी में पाकिस्तान भी शामिल है। कोशिश की कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर अपनी डोमिनेशन कायम कर सके। इसके बाद 1961 में जब बर्लिन वॉल का इशू शुरू होता है, तो बर्लिन वॉल के इशू पे भी जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की तकसीम होती है, तो ईस्ट जर्मनी को सपोर्ट हासिल होती है USSR की और साथ एक मरतबा फिर चाइना की, और वेस्ट जर्मनी को सपोर्ट हासिल थी USA की, अमेरिका की। और ये इशू तकरीबन कोई 30 साल, कमोबेश 30 साल, 28 साल 29 साल का अरसा है। 1989 के अंदर जाके ये बर्लिन वॉल तोड़ दी गई और एक मरतबा फिर ईस्ट वेस्ट जर्मनी जो है वो यूनाइटेड हो गए। ये भी कोल्ड वार के इंसिडेंट में से एक बहुत बड़ा अहम इंसिडेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अफगान वार 1979 के अंदर जब अफगान वार शुरू होती है तो USSR अपनी फोर्सेस 1 लाख के करीब फौज जो है अपनी वो अफ़गानिस्तान में भेज देता है। कोशिश उसकी थी कि यहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट की जाए। मुजाहिदीन के साथ झड़पें शुरू हो गई। दूसरी तरफ USA ने कोशिश की कि चूँकि इसका हमसाया पाकिस्तान है और पाकिस्तान में उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, एक आर्मी की गवर्नमेंट थी। जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त बरसे इक़्तिदार थे। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से एक खुफिया एग्रीमेंट समझते हैं, इस तरह कह सकते हैं, किया, और पाकिस्तान ने इस इशू में अब मुदाखलत की और पाकिस्तान ने अपनी फोर्स अफ़गानिस्तान में भेजी और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो रशियन फोर्सेस थी उनको शिकस्त देने में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो यहाँ पर दूसरी जो टर्म आप अगर समझना चाहें, कोल्ड वार तो एक थी, दूसरी टर्म अगर आप समझना चाहें तो ये है प्रॉक्सी वार। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि प्रॉक्सी वार क्या है। तो प्रॉक्सी वार ये होती है कि जब आपकी अपनी जंग ना हो, जब आपका अपना इशू ना हो, आप किसी और की जंग में कूद पड़ें, किसी और कुव्वत की खातिर जंग लड़ना शुरू कर दें, तो उसको हम लोग प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो पाकिस्तान ये पहली प्रॉक्सी वार थी जिसमें पाकिस्तान एंटर हो गया और उसके रिजल्ट्स फिर आज तक हम भुगत रहे हैं। उसके बाद हमें अब 30 लाख कोई अफगानियों को यहाँ पर हमें जगह देनी पड़ी, कलाशनकोव कल्चर और साथ साथ जो हिरन जैसी लानतें हमारे मुल्क में आई वो इसी वार के नतीजे में आई जो प्रॉक्सी वार हमने लड़ी। बहरहाल 1989 में ये वार ख़त्म हो गई और उधर से जो USSR है उसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त के जो USSR के जो हेड थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी 2-3 कोई ऐसी पॉलिसियाँ थी जिन्होंने ख़ुद कम्युनिज़म को तोड़ा, ख़ुद कम्युनिज़म को कमज़ोर किया। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें ख़त्म हो रही थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो एक रिएक्शन शुरू हुआ और यहाँ से जो है USSR टूट जाता है और रशिया जो है एक अलहदा मुल्क के तौर पर सामने आता है और रशिया के जो है बोल्सन याल्त्सिन जो है वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। असूलन तो यहाँ पर नेटो का वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि नेटो बनी थी USSR के ख़िलाफ़ या कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका की कुछ
पॉलिसियाँ और थीं या उनके माइंड में कुछ और था, जिस वजह से आज तक यूएसएस